जी हाँ, नमस्कार साथियों। आइए और एक महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं और इस क्लास में हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यानी कि 2009 में जो पेपर हुआ था दोस्तों दिसंबर में, उस पेपर को हल करते हैं। और इससे पहले मैंने एक क्लास अपलोड किया था दोस्तों 2009 का ही, लेकिन जून में जो पेपर हुआ था उसको मैंने बहुत ही डिटेल से एक-एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताया है। सो वो क्लास नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और उसी प्रकार से आज के क्लास में भी हम एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से देखेंगे। सो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं दोस्तों। सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और आप सभी को पुनः फिर से बता दूँ, ये जो पेपर है दोस्तों 2009 का ही है, लेकिन जो दिसंबर में जो पेपर हुआ था वो पेपर है और पेपर है फर्स्ट, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन-सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतर क्रिया संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम को दर्शाता है, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर बताना था, जिसमें कि 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं एक-एक ऑप्शन आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा, जिससे कि यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा, है ना? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में डायरेक्ट आंसर दें इसका। सो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों। डी यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी था दोस्तों जो कि निजी चैनल के माध्यम से अंतरक्रिया संबंधित जो शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं उनको दर्शाने का ये कार्य करता था, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन है, ठीक है? ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 2000 में। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और यह एक एफएम रेडियो चैनल था, जो कि एक निजी चैनल के रूप में जाना जाता था, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, जिसमें कि 4 अलग-अलग आपको पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें कि पहला है दोस्तों प्रौद्योगिकी का ज्ञान, या फिर अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, या फिर विद्यार्थी को आवश्यकताओं का ज्ञान, या फिर विषय पर अधिकार। तो इन चारों पॉइंटों में से आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि कौन सा पॉजिटिव के अंतर्गत देखा जाएगा अध्यापन में समायोजन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों। सी ऑप्शन, क्या? सी, है ना? यानी कि यहाँ पर होगा दोस्तों, एक तो अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो, ठीक है? जी हाँ, पॉजिटिव है। इसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, तीसरा पॉइंट, यानी कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का भी ज्ञान हो, जी हाँ, राइट है। इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, विषय पर अधिकार हो, ठीक है? तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें समायोजन करने वाले अध्यापन की, तो ये चारों, यानी कि यहाँ पे जो दूसरा, तीसरा और चौथा ये पॉइंट पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। सो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों। वो था यूजीसी और एनसीटी, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जा सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सही कर लेना है दोस्तों, ठीक है? यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सी होगा, ठीक है? यानी कि एनएए, सी और यूजीसी, ठीक है? यानी कि यह एक अधिस्वीकृति के लिए समझौते पत्र पर यह क्या करता था? हस्ताक्षर यहाँ पर इसके द्वारा किया हुआ था, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? और यह जो है एनएसीसी की, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो ये एक शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता और मूल्यांकन करने का ये कार्य यहाँ पर किया जाता था।
ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य आपको यहाँ पर बताना है कि अध्यापक जो होता है उसका प्रारंभिक कार्य क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा सी, यानी कि विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाने का कार्य होता है दोस्तों, किसका, अध्यापक का। यदि हम पहला ऑप्शन को यदि हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो पहला ऑप्शन में दिया गया है कि विद्यार्थियों में बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना है। क्या विद्यार्थी यानी कि अध्यापक का प्रारंभिक कर्तव्य है क्या, नहीं। हाँ, मानते हैं कि विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा बढ़ाना है, लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता देंगे दोस्तों देगा शिक्षक, वो क्या देगा, यानी कि विद्यार्थियों के सर्व पक्षी यानी कि सभी के विकास में सहायता पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है, सो इसीलिए सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम अध्यापक पे यदि हम ध्यान दें दोस्तों, तो ये भी कहीं ना कहीं सी ऑप्शन से बहुत ही कम प्राथमिकता दे रहा है। ठीक है, इसके बाद में डी ऑप्शन यदि आप देखते हो, तो डी ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विद्यार्थियों में मूल्यांकन पद्धति भरना है। तो कहीं ना कहीं ये तो इस क्वेश्चन के आधार पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों ऑप्शनों में से कौन सा सही है, सी ऑप्शन ज्यादा प्राथमिकता जो है अध्यापक के आधार पर यहाँ पर मिल रहा है इस सी ऑप्शन को। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म यानी कि माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली होता है, यानी कि छोटा अध्यापन अधिक प्रभावशाली होता है। क्यों, आपको यहाँ पर बताना है। इन चार ऑप्शनों में से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी दे पा रहे होंगे, ए ऑप्शन, यानी कि अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान जो सूक्ष्म शिक्षण होता है दोस्तों, वो प्रभावशाली होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि शिक्षण अभ्यास की तैयारी में समय। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक छोटी अवधि में पाठ पढ़ाकर क्या करता है दोस्तों, अपनी शिक्षण पद्धतियों में सुधार यहाँ पर करता है, और साथ ही साथ शिक्षण अभ्यास से पहले किया जाता है। ठीक है, और ताकि वह कक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसीलिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया था कि विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है इन चारों ऑप्शनों में से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे सहानुभूति की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि करुणा मीन्स यानी किसे कहा जाता है, सहानुभूति। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, एक रद्द परिकल्पना आपको यहाँ पर बताना है, रद्द परिकल्पना है। ठीक है, यानी कि एक रद्द परिकल्पना है, इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि क्या एक रद्द रद्द में हम कह सकते हैं दोस्तों, शून्य भी आप कह सकते हैं, इससे क्या शून्य परिकल्पना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको इसका राइट आंसर बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जब चलो यानी कि जब चलो के बीच कोई भिन्नता ना हो। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जब चलो चलो मीन्स यानी कि दो चलो के बीच में कोई भिन्नता ना हो, तो क्या दोनों के बीच में यानी कि शून्य परिकल्पना होगा, जी हाँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही ऑप्शन होगा। इसके बाद में हम सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं, शोध परिकल्पना के समान हो, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, शून्य नहीं हो रहा है ना, यानी कि जो परिकल्पना है जो है वो रद्द नहीं हो रहा है। प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठता, जी हाँ, ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद में जब चालों के बीच में भिन्नता हो, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में ये तीनों ऑप्शन में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शून्यता है दोस्तों, या फिर जो परिकल्पना जो रद्द है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, यानी कि जब चालों के बीच कोई भिन्नता ना हो तो उसे कहा जाता है रद्द परिकल्पना। ठीक है, तो यूजीसी नेट में नेट का जो फर्स्ट पेपर है दोस्तों, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और
आपको एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में उनका आंसर देना है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन को हल करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप कितने तैयार हो और आपको आपके एग्जाम में कैसे आपको प्रदर्शन करना है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल करते समय ही पता चल जाता है, ठीक है? तो आप एक-एक क्वेश्चन को अच्छा से हल कीजिएगा और साथ ही साथ यदि आपके नंबर अच्छे आते हैं, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके नंबर कैसे आ रहे हैं और साथ ही साथ इस क्लास में यदि कोई परिवर्तन कराना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। सो इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है, क्या यानी कि क्या कहेंगे उसे? ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है, उसे क्या कहेंगे? ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या दार्शनिक शोध कहेंगे, ऐतिहासिक शोध कहेंगे या फिर मितिहासिक शोध कहेंगे या फिर विषय विश्लेषण कहेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पा रहे होंगे बी ऑप्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऐतिहासिक शोध, ठीक है? यानी कि वह शोध या उस शोध को हम क्या कहते हैं जो अतीत के अध्ययन, अतीत मीन्स पुराने, है ना, पुराने अध्ययनों द्वारा नए तथ्यों की खोज कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक शोध कहा जाता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही अच्छा से दे पाए होंगे क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा और ऑप्शन भी आपको ऐसे ही दिए गए हैं जो कि आप ऑप्शनों को देखकर ही आप इनका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्रियानिष्ठा शोध, आपको बताना है कि क्रियानिष्ठा शोध क्या है? एक व्यवहारिक शोध है या फिर शोध जिसे तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए या फिर अनुधैर्यात्मक शोध हो या फिर अनुरूप शोध हो, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि शोध जिसे तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, उसे कहा जाता है क्रियानिष्ठा शोध, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो गया, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? और ये व्यवहारिक और समाधान केंद्रित होता है, ठीक है, क्रियानिष्ठा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि प्रयोगात्मक शोध में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती? अब यहाँ पर नेगेटिव में यानी कि नहीं आपको बताना है, ठीक है? कि प्रयोगात्मक शोध में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है दोस्तों, पहले आप पॉजिटिव देख लीजिएगा कि प्रयोगात्मक शोध में किस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, ठीक है? पहले यदि आप ये देख लेते हैं तो कहीं न कहीं वहाँ पे जो नेगेटिव है, वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। सो पहला यदि हम अवलोकन की बात करें दोस्तों, तो कहीं न कहीं प्रयोगात्मक शोध के लिए अवलोकन आवश्यक होता है। यहीं पे यदि हम बात करें दोस्तों जोड़-तोड़ की, सो यहाँ ये भी जो है अवलोकनात्मक शोध के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आवश्यक होता है। और यही नियंत्रण की बात करें दोस्तों, तो ये भी पॉजिटिव आता है। लेकिन यदि हम विषय विश्लेषण की बात करें तो कहीं न कहीं यदि हम प्रयोगात्मक शोध पे चर्चा कर रहे हैं और वहाँ पे विश्लेषणात्मक यानी कि विषय विश्लेषण के बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है? यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से यदि आप पॉजिटिव पॉइंट को अलग करते हो दोस्तों, तो कहीं न कहीं नेगेटिव पॉइंट अलग ही आपको वहाँ पर दिखने लगता है, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने यहाँ पर दिया ऑप्शन डी। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जोड़-तोड़ सदैव किसका भाग होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सो आपको बताना है कि जोड़-तोड़ सदैव किसका भाग होता है? ऐतिहासिक शोध का, मूलभूत शोध का या फिर विवरणात्मक शोध का या फिर प्रयोगात्मक शोध का? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप बहुत अच्छा से दे पा रहे होंगे। और बहुत सारे साथियों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ भी रहा होगा दोस्तों, कि यहाँ पे बात किया जा रहा है जोड़ तोड़ की, ठीक है? सो जोड़ तोड़ किसमें होगा दोस्तों? ना ही ऐतिहासिक में नहीं होगा। ऐतिहासिक में क्या होता है कि यानी कि जो पुरानी जो चीजें हैं या पुरानी जो वस्तुएं हैं, उनके बारे में जाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम ऐतिहासिक शोध कहते हैं। अब यहाँ पे मूलभूत शोध नहीं आएगा,
या फिर विवरणात्मक शोध भी नहीं आएगा। यदि हम प्रयोगात्मक शोध की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि जोड़ तोड़ में सदैव किसका भाग होता है, तो जोड़ तोड़ में सदैव हम क्या करते हैं, प्रयोगात्मक शोध करते हैं। यदि मैं इसे सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूं दोस्तों, तो जब हम प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करते हैं, है ना, या कोई प्रैक्टिकल के तौर पर जब हमें कोई केमिकल दिया जाता है या फिर कुछ ऐसे वस्तुएं दिए जाते हैं जिनको हम प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं या फिर मिलाते हैं। यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, अलग अलग विलयन या फिर अलग अलग केमिकल दिया जाता है, उनको क्या करते हैं, हम मिलाते हैं या फिर अलग अलग करते हैं। तो वो क्या प्रक्रिया कहलाता है, प्रयोगात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है, तो आपको याद रखना है प्रयोगात्मक शोध का। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इसके बाद में आप सभी को याद दिला दूं दोस्तों कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 2009 में जो मेरे 2009 का जो पहला पेपर मैंने पहला वाला जो क्लास अपलोड किया था, जो कि जून का है, उसके बाद में अभी जो पेपर मैं आपको हल करवा रहा हूँ दिसंबर 2009 का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सो आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से देखें, न कि अगर यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसका आंसर दे पाए, न कि उस क्वेश्चन से डर डर जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से समझते हुए जवाब देना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह संबंधित गुणांक सर्वोत्तम से सृजनात्मक और बुद्धिमत्ता से अपने संबंध का स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि इनमें से चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सह संबंधित गुणांक सर्वोत्तम से सृजनात्मकता, है ना, सर्वोत्तम से सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता से आपसी संबंध, है ना, आपसी संबंध का स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों। वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.3। ठीक है, यानी कि रचनात्मक और बुद्धिमत्ता के बीच में एक माध्यम या कमजोर या सकारात्मक संबंध होता है दोस्तों, जो कि बहुत अधिक बुद्धिमत्ता जरूरी नहीं होती है रचनात्मकता को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि सह संबंधित गुणांक सर्वोत्तम में सृजनात्मक और बुद्धिमत्ता में आपसे संबंध का स्पष्टीकरण जो कर रहा है, वो कर रहा है 0.3, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे 13 से 18 तक इस प्रकार से आपको एक गद्यांश दिया जाता है दोस्तों, और आपको गद्यांश पढ़कर आपको जो है क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। और ये गद्यांश आपको लगभग 1 से 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इस गद्यांश को पढ़कर आपको उनका आंसर देना होता है। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, या तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसके बाद में आपको गद्यांश को पढ़ना है और उसका आंसर ढूंढना है। अब ऐसे में आपको क्या लगेगा, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन यदि आपकी याददाश्त क्षमता या फिर आपको पूरे गद्यांश को समझने की क्षमता अच्छी है, तो आप एक बार गद्यांश को आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आप क्वेश्चन हल करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, यानी कि 13वां क्वेश्चन है इस गद्यांश का। वो क्या है दोस्तों कि इस गद्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक उपयुक्त है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर तभी आप बता पाओगे दोस्तों जब आप इस पूरे गद्यांश को एक बार पढ़ोगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा INA के मुकदमे की सुनवाई। ठीक है, तो इसे आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि इस पूरे गद्यांश को मैंने अच्छा से अध्ययन किया है, और इस अध्ययन के आधार पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिल रहा है सी। ठीक है, तो ये जो गद्यांश है दोस्तों, ये आपके लिए, यानी कि आपको पढ़ना है, इसके बाद में इनका आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्यों लेके चलता हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, PK सहगल सहानवाज सॉरी सहनवाज और गुरु बसुक सिंह ढिल्लो का मुकदमा
किसका प्रतीक बना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर बताएंगे दोस्तों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी दे पा रहे होंगे ए ऑप्शन, यानी कि सांप्रदायिक समरसता का। ठीक है, तो सांप्रदायिक समरसता इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है INA के भाव है। INA के भाव आपको यहाँ पर बताना है कि क्या है INA के भाव। ठीक है, सो INA के भाव आपको इस पूरे गद्यांश में देखने को मिलेगा दोस्तों। वो देखने को मिलेगा इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा गद्यांश एक बार आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि आपसे पूछा गया है कि इससे पूर्व आपको बताना है यहाँ पर कि इससे पूर्व किसी अन्य मामले ने इतनी दिलचस्पी यह कहा या यह कहना भी उपयुक्त होगा कि सहानुभूति आकर्षित नहीं की आकर्षित नहीं की थी, और यह सहानुभूति उस कोटि की थी जो सांप्रदायिक अवरोधों को लांघ जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें किसका सहानुभूति किससे है और यह सहानुभूति किसके विरुद्ध है। ठीक है, तो इसे आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। क्वेश्चन को जब आप एक दो बार पढ़ोगे ना दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे। वो होगा डी, यानी कि भारत ने उन व्यक्तियों से सहानुभूति की जिन पर मुकदमा चल रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि इससे पूर्व किसी अन्य मामले ने इतनी दिलचस्पी दिलचस्पी यह कहना भी उपयुक्त होगा कि सहानुभूति आकर्षित नहीं की थी, और यह सहानुभूति उस कोटि की थी जो सांप्रदायिक अवरोध को लांघ जाती है। तो इसमें आपको बताना था कि किसकी सहानुभूति किससे है और यह सहानुभूति किसके विरुद्ध है। तो यह है दोस्तों, भारतीयों ने उन व्यक्तियों से सहानुभूति की जिन पर मुकदमा चल रहा था। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला, लाल किले के बाहर खड़े लोगों की आपको यहाँ पर बताना है कि लाल किले के बाहर खड़े लोगों की बहुत संख्या जो मुकदमे की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रही थी, जो जिन्ना की आलोचना कर रहे थे, तो वह कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि लाल किले के बाहर खड़े लोगों की बहुत संख्या थी जो मुकदमे की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रही थी, जो कि जिन्ना के आलोचना कर रहे लोगों की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा मुस्लिम। ठीक है, सो आपको याद रखना है यहाँ पर मुस्लिम। ठीक है, तो इसे एक बार अच्छा से गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि INA के मुकदमे किए गए कैदियों के साथ भारतीय वादीदारी सैनिकों की सहानुभूति किस बात का संकेत है, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और पूरे गद्यांश को पढ़कर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे। वो होगा दोस्तों ए, यानी कि राष्ट्रवाद एवं भ्रातृभाव की भावना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने यहाँ पर बता दिया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अब आपके पास में पुनः फिर से सामान्य ज्ञान का आ गया, यानी कि आपके पास में जो 13 से 18 तक क्वेश्चन थे दोस्तों, वो पूरे क्वेश्चन इस पूरे गद्यांश के थे। ठीक है, तो इस पूरे गद्यांश को एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, उसके बाद में इन क्वेश्चनों का आंसर आप अच्छा से यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो इस गद्यांश के प्रति, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि इसको मैं पुनः फिर से एक्सप्लेन कर पाऊँ अलग वीडियो में। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास में आ चुका है, जो कि निम्नलिखित में से किस देश से सबसे अधिक वितरण वाले, आपको बताना है कि किस देश से सबसे अधिक वितरण वाले दो समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि सबसे अधिक वितरण होने वाले दो समाचार पत्रों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, तो वो पत्र है दोस्तों कहाँ से प्रकाशित होते हैं, जापान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा, जो कि जापान के समाचार पत्र जैसे कि अलग अलग पत्र है दोस्तों, उनमें से सबसे ज्यादा जो पत्र प्रकाशित होते हैं वो कहाँ से होते हैं, जापान के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी आप याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गैर मौखिक संचार। ठीक है, आपको बताना है कि अमौखिक या हम कह सकते हैं गैर मौखिक। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, गैर मौखिक या अमौखिक संचार का कलानुक्रम आपको बताना है कि क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पा रहे होंगे। आमतौर पर मौखिक, गैर मौखिक की यदि हम यहाँ पे बात करें तो संकेत भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, प्रतीक, कूट और रंग। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि संकेत, प्रतीक, कूट और रंग। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला, ये क्रम आपको यहाँ पर याद रखना है खासकर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है कि संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है। पुनः फिर से आपसे यहाँ पर नहीं है वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी कि संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो है डी ऑप्शन, यानी कि टेलीपैथी प्रौद्योगिकी। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा गया था कि संचार के साथ संबंधित नहीं है। यदि हम संदेश की बात करें दोस्तों तो संचार के माध्यम से ही भेजा जाता है। साथ ही साथ विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक कैकुन है, तो जी हाँ ये भी है। ठीक है, कैकुन है। इसके बाद में यदि हम सूचना शक्ति की बात करें दोस्तों तो ये भी कहीं ना कहीं इनका जो संबंध है किससे है, संचार से है। लेकिन यदि हम जो है टेलीपैथ प्रौद्योगिकी की बात करें दोस्तों तो ये क्या आ जाएगा, इसका संबंध जो है संचार से नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और टेलीपैथ क्या होता है दोस्तों, टेलीपैथी क्या होता है, एक मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है जो कि तकनीकी संचार का भाग नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर याद रखना है, डी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है संचार वृत्ताकार हो जाता है कब। आपको बताना है कि संचार जो है वृत्ताकार कब होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा से दे पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, यानी कि डिकोडर एनकोडर बन जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वृत्त यानी संचार है कैसा हो गया, वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ये ऑप्शन है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस साइट ने, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस साइट ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में 26/11 में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये आपको यहाँ पर बताना है कि जो प्रमुख भूमिका निभाने वाले है वो कौन थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है फेसबुक, अंकुर, ट्विटर या फिर अमेजन, अमेजन कॉम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको, यहाँ पर इन क्वेश्चनों को हल करते हुए आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पर 2008 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एक साल पहले के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि 2008 के दो क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि अभी आप ये क्वेश्चन नंबर 23 आप देख पा रहे होंगे, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जो कि 2008 का ही था, यानी कि 2009 से पहले का था। तो कहीं ना कहीं जो आपसे करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एक साल पहले के पूछे जा रहे हैं। तो आपको अभी क्या करना है कि आपको एक साल पहले के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स से 2 से 3 क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं कि 2-3 से अधिक ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप अच्छा से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और वो होगा दोस्तों ट्विटर। ठीक है, क्या है, ट्विटर है। यानी कि 2008 में जो मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में प्रमुख भूमिका निभाने का जो कार्य किया था दोस्तों वो किया था ट्विटर ने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं अभिकथन वाले, यानी कि रीजनिंग के तार्किक वाले क्वेश्चन आपके पास में आ चुके हैं। अब एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कक्षा में प्रभावशाली संचार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है, ये आपका अभिकथन है। इसके बाद में इसका कारण भी बताया गया है कि प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेशन
होता है, ठीक है। तो ये अभिकथन पढ़ना है, अभिकथन को पढ़ने के बाद में आपको कारण देखना है, इसके बाद में इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है। यानी कि कक्षा में प्रभावशाली संचार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है। जी हाँ, पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम प्रोजेक्ट सेकंड कारण देखें दोस्तों, क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों, तो अभिकथन और कारक दोनों पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और इसका जो कारण आर है वो भी इसकी सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको अभिकथन पढ़ना है, अभिकथन पढ़ने के बाद में आपको कारण देखना है, क्या कारण अभिकथन का समर्थन कर रहा है या नहीं है, इस आधार पर आपको आंसर देना है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आप सभी को पुनः फिर से बता दूं दोस्तों कि इससे पहले जो मैंने पेपर हल करवाया था, वहां पर यदि आपने अच्छा से एक एक क्वेश्चन को देखा होगा, तो इससे पहले जो क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था रीजनिंग कैलेंडर का, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया है। वो क्वेश्चन यदि आपने किया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से हल कर पाओगे, और ऐसे ही हम आगे आने वाले दिनों में एक एक पेपर को बहुत ही अच्छा से हल करते जाएंगे दोस्तों। तो आप हर एक क्लास को देखते जाइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर हल करना है, जो कि आपसे पूछा गया है कि 1 जनवरी सन 1995 को क्या था, रविवार था, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि 1 जनवरी सन 1996 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर तभी आप दे पाओगे दोस्तों, जब आपको लीप ईयर साधारण वर्ष पता हो, साथ ही साथ आपने कैलेंडर पढ़ रखा है। फिर भी हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको हल करना होगा और क्वेश्चन को समझना होगा। तो आपके पास में क्या है दोस्तों, आपके पास में 1 जनवरी 1995 दिया गया है, ठीक है। क्या है, 1 जनवरी 1995 है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि 1 जनवरी 1995, अब 1995 क्या है, 1995 आप सभी को पता है दोस्तों क्या है, 1995 है साधारण वर्ष, ठीक है। क्या है, साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष में आपको याद होगा कि टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, यानी कि 52 सप्ताह प्लस एक दिन यहाँ पर ऐड होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा दोस्तों कि सन 1900, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1996 है ना, तो 1996 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी को आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 1 जनवरी को आपको यहाँ पर बताना था, तो अब क्या होगा कि 365 दिन तक जो दिन होगा दोस्तों वो सेम होगा, यानी कि आप सभी को पता है कि 7 दिन का जो है सर्कल होता है, यानी कि सप्ताह होता है, यानी कि एक फर्स्ट दिन जो होगा वही 7वें दिन के बाद में पुनः फिर से 7वें दिन में पुनः फिर से 7वें दिन के बाद में पुनः फिर से रिपीट होता है, ये आप सभी को पता है। तो इसी प्रकार से यदि हम 52 सप्ताह बिताते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पूरे दिन खत्म होते हैं, और वही दिन आता है जो हमें 1995 में देखने को मिलता है, यानी कि रविवार ही, ठीक है। तो यहाँ पर भी रविवार ही देखने को मिलेगा, लेकिन लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि सन 1995 क्या है, साधारण वर्ष है, इसी कारण यहाँ पर एक दिन क्या होगा, आगे बढ़ेगा, और एक दिन आगे बढ़ने के कारण ये रविवार ना होकर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बस आपको फैक्ट पता होना चाहिए था कि 1995 क्या है, 1995 साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, प्लस आपको ये याद रखना था कि टोटल जो 52 सप्ताह प्लस एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। वैसे यदि हम देखें लीप वर्ष की, तो आप सभी को पता है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 364 दिन होते हैं। लेकिन यदि साधारण वर्ष जाए, तो साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ता है, क्योंकि फरवरी का जो दिन होता है दोस्तों, फरवरी का जो महीना होता है, वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आता है साधारण वर्ष में, ठीक है। कारण यही है कि एक दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए रविवार ना आकर क्या जाएगा, सोमवार आ जाएगा। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाता, क्या
1994 का, ठीक है। यदि 1994 में मान लीजिएगा 1994 में क्या था, रविवार था, तो अगले साल यानी कि 1 जनवरी सन 1996 को कौन सा दिन होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता था दोस्तों, वही दिन आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साधारण वर्ष आने के कारण एक दिन प्लस होता है और प्लस होने के कारण एक दिन आगे बढ़ेगा और रविवार से अगला दिन कौन सा आता है, सोमवार आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर क्या देंगे, सोमवार, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पुनः फिर से आपसे मैथ्स का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता दूंगा, अब इसका सॉल्यूशन आपको बताना है और किस प्रकार से ये आंसर आया है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिमाग दौड़ाना होगा दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन को मैं आपको समझा के बताता हूँ कि जब एक समकोण की लंबाई और चौड़ाई में 1% की भूल हो जाए तो उस समकोण के क्षेत्रफल में भूल की प्रतिशत आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिएगा, इसके बाद में इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में नेक्स्ट अगली क्लास में दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपके पास में पुनः फिर से रीजनिंग का आ चुका है। अब ये सीरीज वाला क्वेश्चन आया है श्रृंखला का, 2, 5, 7, 9, 19, 37 और नेक्स्ट अगला संख्या बताना है कि खालिस्तान की जगह, रिक्त स्थान की जगह कौन सा संख्या आएगा। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। अब इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों में खासकर हम क्या करते हैं दोस्तों, या तो हम इनका अंतर देखते हैं कि अंतर कितना आ रहा है, यदि अंतर करीब करीब में आ रहा है तो ठीक है, यदि ज्यादा ही आ रहा है तो अंतर का अंतर देखना होगा। जैसे कि आपके पास में दो और 5 का अंतर कितना दिखाई दे रहा है, तो आप सभी को पता है 3 का अंतर होगा। इसके बाद में 5 और 4 का अंतर कितना है, सॉरी 5 और 9 का अंतर कितना है, 4 है। इसी के बाद में यदि मैं 9 और 19 का अंतर देखूं दोस्तों, तो यहाँ पे 10 का अंतर दिखाई दे रहा है। इसी के बाद में 19 से यदि मैं 37 का अंतर यहाँ पर देखूं, तो आप यहाँ पर अंतर निकाल पाओगे। 19 से 37 का कितना, 18, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 18 हो गया। अब यदि हम इन अंतरों को देखें दोस्तों, तो 3 आ गया, 4 आ गया, 10 आ गया, 18 आ गया, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध अलग अलग यदि हम देखें दोस्तों, या तो आप सम या विषम देख सकते हैं, या फिर संख्याओं का क्रम देख सकते हैं कि हाँ एक संख्या दूसरे संख्या से मेल खा रहा है या नहीं है। तो यहाँ पे हम यदि हम 3 या 4 को देखें, तो 3 और 4 हम मानते हैं एक का गैप है, लेकिन 4 और 10 के बीच में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, अंतर का अंतर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इनका भी अंतर करके देख लेते हैं। सो 3 और 4 का अंतर कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। इसके बाद में 4 और 10 का अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या 4 और 10 का अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा 6। इसके बाद में यदि आप 10 और 18 का अंतर देखोगे, तो आपके पास में 8 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 आ गया, इसके बाद में 6 आया, 6 के बाद में 8 आ गया, 8 के बाद में अगला संख्या क्या होगा, तो अगला संख्या अब यहाँ पर आपको सोचना है। तो कहीं ना कहीं अगला संख्या क्या होना चाहिए दोस्तों, 2 के बाद में 8, 8 के बाद में 10 या 12 होना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं यदि हम देखें दोस्तों, तो 10 होगा, ठीक है। अब यदि आप 10 ऐड करते हो इसमें 18 में, तो कहीं ना कहीं अंतर यहाँ पर कितना ऐड होगा दोस्तों, इसको ऐड करने के बाद में तो आपके पास में अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और वो अंतर होगा दोस्तों कितना, 30, लगभग 30, ठीक है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यदि हम इस 30 को यदि हम देखें दोस्तों, इस 30 को यदि हम 37 में ऐड करते हैं, तो कितना जाता है, 7 और 3, 3, 67, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम पुनः फिर से अच्छे से समझते हैं, 37 है, 37 है। इसके बाद में यदि हम 70, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर यदि हम 30 का अंतर देखते हैं दोस्तों, अगला संख्या में यदि हम 30 का अंतर देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है दोस्तों कितना हो जाएगा, 70, सॉरी 30, यहाँ पे क्या है, 37 है। अच्छा, अंतर यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, अंतर आपको यहाँ पर देखना होगा 39 का। जब आप 39 का अंतर देखोगे, तो 39 का यदि आप अंतर देखते हो और 37 में ऐड करते हो, तो आपके पास में क्या जाएगा, आपके पास में संख्या आएगा 6 हो गया, और उसके बाद में 3, 3, 7, ठीक है। यानी कि इसमें आ जाएगा दोस्तों 76, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अंतर देखना है, अंतर के बाद में
उन अंतरों को देखना है कि उसमें क्या यहाँ पे परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 1, 6, 8 देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर यदि हम 10 बढ़ाते हैं दोस्तों, तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी हमें जो है राइट आंसर में थोड़ी-सी कमी आपको यहाँ पर नज़र आएगी ऑप्शनों के आधार पर, ठीक है। यदि हम यहाँ पर 29 का अंतर 30 का अंतर देखते हैं, तो 30 के अंतर के कंडीशन में कहीं न कहीं आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों 76, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 76, ये आप अच्छा से याद रखेंगे और इस क्वेश्चन को भी आप अच्छा से एक बार हल कर लीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि मैं अगली क्लास में अच्छा से एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसमें मैंने खासकर इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास किया ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए और समझने के बाद में इस क्वेश्चन का हल देख पाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पिछले बार भी पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने वाले दोस्तों, उसमें कहीं न कहीं इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। इसीलिए इन क्वेश्चनों में ज़्यादातर प्रयास आप ये करें कि आप खुद से हल कर पाएँ, ठीक है? फिर भी यदि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आता है, तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट अगली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ इस पूरे श्रृंखला को, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि एक परीक्षा में 10 प्रश्न सही-गलत है, ठीक है? और इनमें से यानी कि इनको कितने तरीके से हम हल कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब इस क्वेश्चन में भी आपको दिमाग यहाँ पर चलाना होगा दोस्तों कि आपको इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर कौन-सा होगा ये देखना है, ठीक है? अब क्वेश्चन ने तो ये बोल के छोड़ दिया है कि परीक्षा में 10 प्रश्न सही और गलत के हैं और उन्हें कितने तरीके से हल किया जा सकता है। अब यहाँ पर कंडीशन ये हो सकता है दोस्तों कि इन क्वेश्चनों के ऑप्शन कितने होंगे? यदि 2 होंगे तो कहीं न कहीं आपको 10 क्वेश्चन के 20 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 20 प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। तो कहीं न कहीं आंसर आप ऑप्शनों के आधार पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर यदि मैं ऑप्शनों के आधार पर यदि मैं या फिर वर्ग करके यदि मैं देखता हूँ क्वेश्चन को समझ के, तो कहीं न कहीं आपको एक भी ऑप्शन में वर्ग नज़र नहीं आ रहा है और एक ही ऑप्शन है दोस्तों, वो है डी ऑप्शन, जो कि 24 10 24 है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर याद रखना है डी, ठीक है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन छोड़ा है। अब 3 क्वेश्चन कौन-कौन से हैं? पुनः फिर से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो कि मैंने 26वां नंबर का छोड़ा है, ठीक है? इसे आपको यहाँ पर समझना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, वो है दोस्तों कौन-सा? 28वां, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो कि 27, 28, ठीक है? 26, 27, 28 3 क्वेश्चन लगातार आपके लिए छोड़ा है मैंने, ठीक है? और वैसे इनका आंसर बता दिया है, ठीक है? इसे एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अगला पद कौन-सा होगा? ये आपको यहाँ पर बताना है। अगला पद कौन-सा होगा? जिसमें कि ऑप्शन है दोस्तों DCXW या फिर FEVU या फिर HGTS, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, बहुत बार हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि वो डायरेक्ट लेटर ना लिखकर क्या करता है एग्ज़ाम में, इस प्रकार से आपको हिंदी में लेटर लिखा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, क्या क्या करना है, जैसे डी, सी लिखा हुआ है ना, इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर हल करते हैं, क्या है? डी, सी और एक्स है, ठीक है? इसके बाद में आपके पास में है डी, सी, एक्स हो गया, इसके बाद में आपके पास में क्या है? डब्ल्यू है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है और इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है? एफ, ई, बी है, ठीक है? सो क्या है? एफ ई हो गया, इसके बाद में वी और यू लिखा हुआ है, ठीक है? ये हो गया यू एफ ई वी यू, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है? एच जी टी एस, ठीक है? क्या है? एच जी टी और उसके बाद में क्या है? एस है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया एच, क्या आ गया दोस्तों? एच जी, है ना? क्या है? एच, यहाँ पे इसको भी पुनः फिर से मिटाते हैं। एच है, इसके बाद में क्या है? जी है, इसके बाद में टी है और एस है, ठीक है? ये यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्रम दे रखा है लेटरों का, ठीक है? अब इससे पहले आज ही के डेट पे मैंने एक क्लास अपलोड किया है दोस्तों, अल्फाबेट यानी कि इनका क्रम याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैंने वहाँ पर बताया है, जो कि 7 से 8 मिनट का वीडियो है, लेकिन उस वीडियो में आज
एक एक लेटर को बहुत ही अच्छा से याद कैसे रखोगे वो बताया गया है, तो वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगा, जो कि आपको हर एक लेटर को याद रखने के लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, वैसे यदि हम बात करें दोस्तों डी है ना, यहाँ पे क्या दिया गया है, डी दिया गया है 4 हो गया, इसके बाद में सी हो गया, एक्स एक्स का क्या है 24 है, इसके बाद में आपको दिया गया है डब्ल्यू का है ना, डब्ल्यू क्या है 23 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्रम इनका याद रखना है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, यदि ये यहाँ पे क्या है एफ का 6 है, इसके बाद में आपको दिया गया है ई का है ना, तो ई क्या 5 है, इसके बाद में यू क्या है दोस्तों 22 है, इसके बाद में सॉरी वी है, उसके बाद में वी दिया गया शायद है ना, वी दिया गया है जो कि 22 है, इसके बाद में यू कितना आता है, यू का क्रम होता है 21। ठीक है, अब इनसे हेल्प क्या मिलेगा, अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 4 है, 4 के बाद में क्या बढ़ा 6 बढ़ा। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में है दोस्तों नेक्स्ट अगला क्या है सी है ना, नेक्स्ट अगला संख्या क्या है सी है, सी का क्या होता है क्रम 3 होता है। ठीक है, क्या होता है 3 होता है। ठीक है, 3 के बाद में क्या बढ़ा है यहाँ पर, 3 के बाद में 5 बढ़ रहा है। ठीक है, 3 के बाद में क्या बढ़ा 5 बढ़ा, तो इस प्रकार से यदि आप देखोगे दोस्तों तो आपको इन सीरियल क्रम का फायदा क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप जो क्वेश्चन में जो लेटर दिए रहते हैं उनका आप अंतर देख पाते हो कि डी के बाद में क्या रहा है, डी के बाद में एफ आ रहा है, यानी कि 2 संख्या बढ़ रही है यहाँ पर। इसके बाद में सी आया, सी के बाद में क्या आया ई आया, तो कहीं ना कहीं 3 के बाद में क्या बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, यानी कि ई के बाद में सी सॉरी सी के बाद में ई बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों कितने का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर सॉरी 2 का अंतर आ रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, यानी कि 3 4 और 5 का। ठीक है, इसी के बाद में यदि आप x देखते हो 24 है, उसके बाद में क्या हो गया 22 हो गया, तो 24 और 22 यदि हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर भी कितने का अंतर आ रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पर, जी हाँ 22 और 24 यदि हम देखें तो यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है। इसके बाद में यदि आप नेक्स्ट अगले लेटर पे जाते हो डब्ल्यू पे, डब्ल्यू कितना होता है 23, इसका क्रम क्या है 23 है, इसके बाद में यू का क्रम कितना होता है दोस्तों, सो यू आपको दिया गया है 21। ठीक है, यानी कि 21। अब यदि इन दोनों में भी देखोगे तो यहाँ पर भी कितने का अंतर हो रहा है 2 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एक लेटर अगले वाले जो वर्ड है उसमें बढ़ता हुआ क्रम में आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर एफ यानी कि 6 होता है, इसके बाद में एच का 8 मैंने बताया था, तो यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है नेक्स्ट अगला लेटर का। ठीक है, सो नेक्स्ट अगला लेटर हम बढ़ाते हैं दोस्तों और इसका राइट आंसर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला आपके पास में क्या है इसका आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, एच जी टी एस। ठीक है, so हम 2 बढ़ाते हैं दोस्तों, एच के बाद में क्या है, एच के बाद में यदि आपको क्रम पता है तो 8 के बाद में आप 2 बढ़ा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 का क्या है जे है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जे कहाँ दिखाई दे रहा है, तो जे फर्स्ट सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेटर यदि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जे वाला कोई भी नहीं है। यदि जे और ऑप्शनों में होता तो उस कंडीशन में फिर नेक्स्ट अगला बढ़ा के देख लेते हैं, यानी कि सी, यानी कि सी का क्या है क्रम 3 होता है, 3 के बाद में कितना बड़ा 5 बड़ा, यानी कि यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है, तो हम क्या करेंगे जे यानी कि 7 हो गया। ठीक है, 7 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 किसका कोड होता है दोस्तों, 9 होता है आई का। ठीक है, तो जे के बाद में आई आएगा। ठीक है, इसके बाद में आप आर देख सकते हैं, यानी कि टी है, टी के बाद में क्या करना है आपको 2 प्लस करना है। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पर टी के यहाँ पर क्या करना है आपको, यानी कि यू है, यू के बाद में आपको दिया गया है यहाँ पर वी दिया गया है ना, यू के बाद में क्या है वी दिया गया है, यहाँ पे यू नहीं है डब्ल्यू है। ठीक है, डब्ल्यू के बाद में क्या दिया गया है, डब्ल्यू के बाद में आपको यहाँ पर दिया गया है यू। ठीक है, सो डब्ल्यू का आपको बताया था मैंने 23। ठीक है, 23 के बाद में क्या आया, 23 के बाद में क्या आया है यहाँ पर 21 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 प्लस नहीं हुआ है बल्कि 2 माइनस हुआ है। ठीक है, तो अब टी से 2 माइनस करना है, यानी कि टी का क्रम कितना होता है आप सभी को पता है 20 है। अब यदि मैं 20 से 2 माइनस करता हूँ तो कितना जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, कितना 18, और 18 का मैंने वहां पर इससे पहले जो क्लास अपलोड किया है वहां पर मैंने आपको बताया है कि 18 का होता है दोस्तों आर। ठीक है, क्या है आर है। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा जे आई आर कैसे आया, इसके बाद में क्यू आप ला सकते हैं। अब क्यू में भी क्या हुआ है कि जो लास्ट वाला जो लेटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डब्ल्यू है ना, लास्ट वाला लेटर क्या है डब्ल्यू है, डब्ल्यू से क्या बना यू आया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है 2 यहाँ पर माइनस हुए हैं, यानी कि 21 से क्या हुआ है 23 में आया है। ठीक है, यानी कि
23 से क्या माइनस हो, यानी कि -2 माइनस हुआ तो क्या आएगा, 21 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास में क्या कौन सा लेटर है, लास्ट लेटर है एस है। अब एस का यदि क्रम आप ये देखते हो तो 19 होता है। अब 19 में आपको 2 माइनस करना है, तो 19 में 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 17 आएगा, और 17 का क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लेटर बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, सी था। अब ये पूरा आपको समझ में आए, इसीलिए मैंने ये पूरा आपको बताया था कि अगले बार जब भी क्वेश्चन आए तो आप पहले सी, ये क्रम यदि आप रखते हो याद, तो इन क्वेश्चनों का, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही आसानी से दे पाते हो दोस्तों। इससे पहले जो क्लास अपलोड किया वो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जो कि आपके 1 नंबर वहां पर पक्के होंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे गए हैं। इससे पहले वाले जो क्लास मैंने अपलोड किया था पेपर फर्स्ट, यानी कि जो जून में हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों मैथ्स का पुनः फिर से, यानी कि 3 व्यक्ति एक्स वाई जेड हैं, इन्होंने यानी कि मिलकर एक कार खरीदा है, ठीक है, किराए में, यानी कि किराए में लिया है, और कार वाले को इन्होंने पैसे दिया है दोस्तों 1040 रुपये, ठीक है, यानी कि 1040 रुपये अदाई की, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन्होंने कार को क्रमशः अलग-अलग टाइम पे बाँट लिया, कि एक व्यक्ति 7 घंटे, एक व्यक्ति 8 घंटे, एक व्यक्ति 11 घंटे के लिए प्रयोग कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक्स जो है, एक्स 7 घंटे यूज़ करता है, इसके बाद में वाई जो है, सॉरी, एक्स जो है 7 घंटे, इसके बाद में वाई जो है 8 घंटे, इसके बाद में जेड जो है ये 11 घंटे जो है यानी कि इस कार का उपयोग करता है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो वाई है कितना रुपया अदा करेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, जब अलग-अलग आपको समय दे दिया जाए, तो या तो ऐसे क्वेश्चनों का आप एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, या फिर यदि आप इसको सरल तरीके से निकालना चाहें, तो आप क्या करोगे, पहले आप एक का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। जैसे कि आपके पास में क्या है, 7, 8 और 11 घंटे हैं, ठीक है। यदि आप इन पूरे घंटों को देखें दोस्तों, सो ये तीनों मिलके कितने घंटे यहाँ पर उपयोग करें, कितने घंटों का काम करेंगे, तो ये तीनों घंटे मिलकर कितने घंटे हो जाएंगे, 26 घंटे हो जाएंगे, कितने, 26 घंटे, 26 घंटे यहाँ पर ये लोग जो है इस कार का उपयोग करेंगे, कितने रुपए अदा करके, तो इन्होंने रुपये अदा किया है यहाँ पर 1040 रुपये। अब एक का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक का रुपया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जब इसको भाग दोगे तो। अब यहाँ पर यदि हम भाग दे दोस्तों, तो आप सभी को पता है 26 चौक कितना होता है, 104, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बार कटा, 4 बार कटा, यानी कि एक का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, एक एक बराबर 4, 40 आ गया, ठीक है। अब आपको बताना है किसका, 7 का, ठीक है। अब एक का वैल्यू मिल गया तो आप किसी का भी दे सकते हो, चाहे एक्स की बात करें या वाई की बात करें या फिर जेड की बात करें। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है वाई का, ठीक है, यानी कि वाई का पूछा गया है। अब वाई कितने घंटे उपयोग कर रहा है, 8 घंटे उपयोग कर रहा है, ठीक है, कितना, 8 घंटे उपयोग कर रहा है, तो 8 का इंटू इससे कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना जाता है दोस्तों, 8 चौक 32, यानी कि 320 रुपये क्या करेगा, ये अदा करता है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं दोस्तों, बस क्वेश्चन को समझना होता है, और समझने के बाद में ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला, जो कि पूरे जो टोटल जो समय यहाँ पर लिया गया था, उस पूरे समय को, पूरे पैसे जो दिया गया था उससे भाग दिया, जिससे एक का मान निकला, उस एक का मान से हमने वाई से गुणा किया। अब आपसे वाई पूछा गया है, इसके बाद में एक्स पूछा जाता था, तो एक्स पूछा जाता था तो क्या करते थे, 40 गुणित 7 करते थे। इसी प्रकार से यदि आपसे 11 यानी कि जेड का पूछा जाता था तो क्या करते थे, 11 गुणित 40 करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निगमनात्मक तर्क में सम्मिलित है। अब पुनः फिर से मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी निगमनात्मक से दो बार क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर इन्होंने निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब रीजनिंग, सॉरी माफ कीजिएगा, सीडीपी यदि आपने अच्छा से पढ़ा होगा, बाल विकास अच्छा से पढ़ा होगा, तो इन क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे पाओगे। निगमनात्मक मीन्स क्या होता है दोस्तों, नियम से उदाहरण की ओर यदि हम बढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, निगमनात्मक। यही आगमनात्मक इसी के अपोजिट होगा, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर, तो वो क्या कहलाता है,
आगमनात्मक। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, आगमनात्मक तर्क में शामिल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी दे पा रहे होंगे दोस्तों, और वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि तार्किक संबंध देना। यानी कि यहाँ पर यदि नियम के आधार पर तर्क कर रहा है तो वो क्या होगा, तार्किक संबंध देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आगमनात्मक से पूछा गया। आगमनात्मक बौद्धिकता आधारित है, यहाँ पूर्वापेक्षा करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, पूर्वापेक्षा करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे ए ऑप्शन, यानी कि प्रकृति की एक रूपता। ठीक है, प्रकृति की एक रूपता आगमनात्मकता बौद्धिक आधारित है, तो यह पूर्वापेक्षा करनी थी, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला समालोचनात्मक, अब ये भी बाल विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर बता पा रहे होंगे, वो होगा विश्लेषणात्मक। ठीक है, क्या होगा, विश्लेषणात्मक होगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि समालोचनात्मक चिंतन के लिए आपके प्रश्न में विश्लेषणात्मक यानी कि आपको विश्लेषणात्मक सोच यहाँ पर सोचना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थक, आपसे पूछा गया है कि कौन सा समानार्थक वक्तव्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप यहाँ पर देंगे दोस्तों, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, समानार्थक कर्तव्य, सॉरी वक्तव्य। सो समानार्थक वक्तव्य के आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मनुष्य ईश्वर की तरह है, तो ये क्या है, समानार्थक वक्तव्य है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पुनः फिर से आपसे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन हल करते हैं। अब यहाँ पर आपको इसको एक बार अच्छा से पढ़ लेना है, और यहाँ पर जो है 35 से 36 तक के क्वेश्चन आपको इसी डायग्राम के माध्यम से हल करना है। ठीक है, सो डायग्राम में क्या दिया गया दोस्तों, नीचे दिए गए डायग्राम पर आधारित है। ठीक है, जो डायग्राम दिया गया उसका पूरा नियम यहाँ पर लिखाया गया है। इस डायग्राम में तीन जो है प्रतिच्छेद व्रत है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि एच जो है यानी कि दी हिंदू का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो एच है जो दोस्तों, वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि दी हिंदू का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इन्होंने कहा है आई जो है इंडिया एक्सप्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो आई वाला जो सर्कल है दोस्तों, वो चाहे 4 हो, 5 हो, 2 हो, 12 हो, ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये करते हैं इंडियन एक्सप्रेस का। ठीक है, इसके बाद में जो टी दिया गया है, दी टाइम ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व ये वाला जो सर्कल है ये यहाँ पर करता है। ठीक है, जो कि टी से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक स्पष्ट हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इनमें कुल मिलाकर 50 व्यक्तियों का सर्वेक्षण यहाँ पर किया जाता है, और वेन डायग्राम में दी गई संख्या संबंधित समाचार पत्र को पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या को इंगित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इंगित करता है। अब ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया क्या है, और किस प्रकार से कौन सा व्रत किसके लिए यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितने व्यक्ति कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर ये देखना है दोस्तों कि सबसे कम से कम 2 जगह होना चाहिए, वो चाहे द हिंदू की बात हिंदू हो, यानी कि आई वाला हो, या एच वाला हो, या फिर टी वाला हो, कम से कम 2 होना चाहिए मिलकर। ठीक है, तो अब 2 में यदि हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर 8 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि ये टी से भी संबंधित है, टी वाला भी पढ़ता है, और 8 वाला भी, सॉरी एच वाला भी है। इसी के बाद में यदि आप 5 को देखते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आई वाला भी है और टी वाला भी है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम देखें नेक्स्ट अगला 12 को, तो यहाँ पर आई वाला भी देखने को मिल रहा है और एच वाला भी देखने को मिल रहा है। अब इनको क्या करना है दोस्तों, काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है, 12 है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 6। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पर है 6 के बाद में, सॉरी माफ कीजिएगा, 6 नहीं है ना, यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 है। इसके बाद में यहाँ पर है 12 हो गया, और उसके बाद में 8 है। ठीक है, तो अब जब आप इनको ऐड करते हो दोस्तों, 12 8 20 5 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
25, ठीक है, यानी कि 25, ठीक है। सो कम से कम कितने समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो 25 पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे क्या पूछा गया दोस्तों, कितने व्यक्ति अधिक से अधिक, अब इससे पहले कम से कम पूछा गया था, अब यहाँ पर पूछा है इन्होंने कि अधिक से अधिक। अब यहाँ पर और अधिक से अधिक में भी इन्होंने दो समाचार पत्र का जिक्र यहाँ पर किया है। तो अब यहाँ पर यदि आप देखें दोस्तों, तो दो तो पहले जो थे 12, यानी कि एच और आई में देखने को मिलेगा, इसके बाद में 8 जो है एच और आई टी में देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से जो 5 है दोस्तों, आई और टी में भी देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों में हो गया, तो ये तो पहले भी थे। अब इसके बाद में अधिक बोला है, तो अधिक में क्या जाएगा दोस्तों, ये दो भी शामिल हो जाएगा कि ये दो ऐसा है जो कि इन तीनों में शामिल है, यानी कि THI, यानी कि तीनों जो है पत्रिकाएं हैं ये पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो भी ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 27 होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। इस प्रकार से एक आपको ग्राफ दिया गया है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को पहले देखना है, ग्राफ को समझना है, उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था दोस्तों, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी कि 3, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 3 होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ को भी आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, और अच्छा से समझना है को, तो इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए है, इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे इसका मैंने आंसर आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद में फिर भी पुनः से आपको समझ में नहीं आता, तो नेक्स्ट अगली क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन अभी छोड़ रहा हूँ उनको आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला ग्राफ आता है दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पर पुनः फिर से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 38, 39 और 40, ठीक है। यानी कि 3 क्वेश्चन इस ग्राफ को देखकर आपको यहाँ पर हल करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ग्राफ दिया गया है, और इस ग्राफ में क्या बताया गया है कि जो ग्राफ एक्स है दोस्तों, ग्राफ एक्स को इस डॉट यानी कि इस बिंदु से दर्शाया जाता है इस प्रकार से, और जो वाई अस्पताल है इसको इस प्रकार से यहाँ पर सर्कल के माध्यम से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों सिंबल्स को देखना है, इसके बाद में एक्स और वाई को यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये जो पूरा सारणी यहाँ पे इस प्रकार से जो डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, इसको समझते हुए इनका आंसर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों, इस तालिका से ही जो आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष में अस्पताल एक्स और वाई में पंजीकृत रोगियों की संख्या अधिकतम होगी। तो आपको बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों अस्पतालों की जो संख्या है वो अधिक होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देंगे, और आप सभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और जो कि आपसे पूछा गया। अब क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ मैं, क्वेश्चन जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है। 38 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, ठीक है। यदि हम अधिकतम की बात करें दोस्तों, तो अधिकतम में कहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक तो 2003 में आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद में 2016, यानी कि माफ कीजिएगा, 2000 नहीं बल्कि 2006 में देखने को मिलेगा, ठीक है। 2006 में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर पूछा क्या गया है पहले तो हम देखेंगे। अच्छा, 2006 और 2000 सॉरी 2003 और 2006 में कुल रोगियों की संख्या यदि हम देखें, तो वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा 16,000, ठीक है। इसके बाद में यदि हम दोनों में देखें दोस्तों, 2003 और 2006 को, तो दोनों जो इसके राइट आंसर जो होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। लेकिन 2003 है दोस्तों, 2003 पहले आएगा, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज्यादातर क्या होगा, 2003 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2006 भी दिया गया और 2003 भी दिया गया, तो हम यहाँ पर प्राथमिकता 2003 को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना था, आपको ये तालिका देखना था, तालिका देखने के बाद में एक्स और वाई में दोनों में देखना था कि किसमें ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2003 में इसमें भी वृद्धि हुआ है, और इसमें भी वृद्धि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सबसे ज्यादा जो वृद्धि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो किसमें देखने को मिल रहा है, 2003
2003 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा 2003, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब पुनः फिर से इसमें विसर्जन की बात किया गया है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर अब बताया गया है, पूछा आपसे पूछा गया है रोगियों का अधिकतम विचलन क्या था, ठीक है, अधिकतम विचलन क्या है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर देखना है 2006 के बाद में 2008, ठीक है। अधिकतम आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, अधिकतम विचलन कहाँ हो रहा है। तो अधिकतम विचलन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, लास्ट में ही अधिकतम विचलन जो देखने को मिल रहा है, अधिकतम विचलन 2006 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 2006, यानी कि कितना है 2006 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 2006 में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, जी हाँ 2006, यानी कि 8000 लगभग लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अधिकतम जो विचलन आपको अंतर देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा 8000 पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा 8000, ठीक है। तो एक बार तालिका आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चनों का आप अच्छा से समझ पाओगे, ठीक है। इसके बाद में किस वर्ष के अंतराल एक्स में, यानी कि अस्पताल में एक्स में रोगियों के यानी कि पंजीकरण में अधिकतम कमी आई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अब यहाँ पर तालिका में यदि आप देखोगे दोस्तों, तो आपको अधिकतम अंतर जो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, वो 2005 और 2004 और 2005 में देखने को मिलेगा। अधिकतम अंतर यहाँ पर इसी में मिल रहा है, ठीक है, 2005 और 2004 और 2005 में, ठीक है। अधिकतम जो अंतर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा 2005 और 4 में ही देखने को मिल रहा है, एक्स का बोला गया है, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर यदि हम देखें दोस्तों, तो वो कितने का जाएगा, तो वो आएगा 4000, यानी कि अधिकतम जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 2005 में, ठीक है। तो अधिकतम अंतर कहाँ पे देखने को मिल रहा है, 2005 में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 2005 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए जो 5 से लगभग 7-8 क्वेश्चन आपके लिए छूटे हैं दोस्तों, और ये भी क्वेश्चन आजकल जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है डायग्राम वाले, ठीक है। तो इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर भी नहीं समझ में आता है तो अगली क्लास में आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पर अभी 40 तक कर लिया, 40 तक क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है वो गद्यांश डबल दिया गया है, यानी कि गद्यांश कोई भी एक आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद में 41वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 41वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित आंकड़ा आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि आंकड़े में इस आंकड़े के स्त्रोतों में कौन सा प्रारंभिक आंकड़ा संग्रहण पर आधारित है, संग्रहण पर आधारित है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देंगे दोस्तों, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भारत के औसतन सार, है ना, औसतन सार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि आपसे पूछा गया था कि आंकड़े स्त्रोतों में कौन सा प्रारंभिक आंकड़ा संग्रहण पर आधारित है, तो वो है दोस्तों भारत के आंकड़े का सार, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित 4 आंकड़े यहाँ पर दर्शाए गए हैं, विन्यास दिए गए हैं, तो इनमें बताना है कि सबसे ज्यादा विसर्जन किसमें होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है सबसे ज्यादा जो विसर्जन हो रहा है वो किसमें हो रहा है, ठीक है, यानी कि विचलन आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा जो विचलन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे, वो किस पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, डी पे देख पा रहे होंगे, जी। इसके बाद में क्या आएगा, डायरेक्ट 5 आया, 5 के बाद में क्या आ गया, 8 आ गया, 8 के बाद में क्या आ गया दोस्तों, 10 आ गया, 10 के बाद में 2 और 2 के बाद में 8 आ गया। तो यहाँ पे जो दोनों में यदि हम अंतर देखें ना दोस्तों, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा यहाँ पर अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको विचलन यहाँ पर बताना था, विसर्जन मीन्स विचलन आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ये भी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, इंफॉर्मेशन रिट्रायल, ठीक है। तो इसे कहा जाता है क्या,
इंटरनेट की सूचना, ठीक है, यानी कि कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं है पूछा था। ऐसे क्वेश्चनों को खासकर आपको ये ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन रीट्रायल। अच्छा ये नहीं है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यदि हम पॉजिटिव के आधार पर देखें दोस्तों, तो डेटा एंक्रिप्शन, ठीक है, एंक्रिप्शन ये भी सही होगा, डाटा हाइडिंग और इसके बाद में वाटर मार्किंग, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट जो है दोस्तों ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। नेगेटिव यदि हम देखें दोस्तों तो होगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, टेराबाइट। टेराबाइट का जो सबसे ज्यादा जो इकाई जो होती है दोस्तों, वो सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है, किसका, टेराबाइट का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और जो कि आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बिट का तात्पर्य आपको बताना है, बीआईटी का तात्पर्य आपको बताना है, यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है कि क्या होता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, बाइनरी डिजिट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा, बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाइनरी डिजिट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक डेटा संरचना नहीं है। पुनः फिर से यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया दोस्तों। सो आपको बताना है कि रैखिक संरचना, रैखिक डेटा संरचना नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और वो होगा दोस्तों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, सॉरी माफ कीजिएगा, नेक्स्ट अगले इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू, ठीक है। आपसे पूछा गया था नेटवर्क उपकरण नहीं है, नेटवर्क उपकरण सीपीयू नहीं होता दोस्तों। यदि हम राउटर की बात करें दोस्तों, या फिर हाउ की बात करें, या फिर स्विच की बात करें राउटर में से, जैसे कि हम कह सकते हैं फाइबर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यदि इनको हम देखें दोस्तों, तो ये नेटवर्क के उपकरण है, जबकि नहीं है पूछा गया था, तो नहीं है, सीपीयू नहीं है, बल्कि ये कंप्यूटर का एक पार्ट हम कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन नेटवर्क जो है इसका कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है, एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न में से निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन कंप्यूटर के है दोस्तों, और कंप्यूटर के क्वेश्चन काफी टफ होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपको बार बार रिपीट करना, रिवीजन इनका करना होता है, ठीक है। एक कंपाइलर कंप्लाई क्या पूछा गया दोस्तों, कि एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न में से ऑब्जेक्ट कोड को बदलने के लिए किया जाता है, वो आपको बताना है किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर याद रखना है, और वो है दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, महान भारतीय सोहन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि महान भारतीय सोहन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, यानी कि जिसे कहा जाता है ग्रेट इंडिया बस्टर्ड चिड़िया जो है कहाँ पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो महान भारतीय जो सोहन चिड़िया है दोस्तों, वो पाया जाता है राजस्थान का थार मरुस्थल में। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान का थार मरुस्थल में, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जो कि पूछा गया दोस्तों कि किस पर्वत शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ कि किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, और वो था दोस्तों माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर माउंट एवरेस्ट, ठीक है। एवरेस्ट पर्वत, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों, सबसे अधिक कज्जल, यानी कि जिसे कहा जाता है कालिक, किससे निकलती है। आपको बताना है दोस्तों कि सबसे अधिक जो कालिक है किससे निकलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे ज्यादा जो अधिक जो कालिक निकलती है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं सूट, वो निकलता है दोस्तों सबसे ज्यादा डीजल वाहन से। कहाँ से निकलता है, डीजल वाहन से निकलता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में सही ओजोन
किससे उत्पन्न होते हैं। आपको बताना है कि सतही, माफ कीजिएगा, सतही ओजोन आपसे पूछा गया है कि किससे उत्पन्न होते हैं। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों, जो सतही जो ओजोन जो होता है ना, वो कहाँ से, परिवहन क्षेत्र से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, परिवहन क्षेत्र से निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका गति मितव्ययिता, यानी कि मितव्ययिता के साथ दोहन किया जाता है, जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि निम्नलिखित में से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में किसका अति मितव्ययिता के साथ दोहन किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे, और वो है दोस्तों पवन ऊर्जा का। ठीक है, क्या है, पवन ऊर्जा का, यह हम कह सकते हैं दोस्तों इससे पवन ऊर्जा। ठीक है, यानी कि पवन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर क्वेश्चनों की बात करूँ दोस्तों, तो क्वेश्चन काफी इजी है, और इन क्वेश्चनों को पढ़ने में मुझे थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ या क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे कर पा रहा हूँ, और कंप्यूटर स्क्रीन को देखना अभी जो है मुझे फिलहाल में डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन देखने के बाद मैं हल कर रहा हूँ, और अभी लगभग मैं 1 घंटा जो है कंप्यूटर में बैठने के लिए हो गया हूँ। तो कहीं न कहीं मेरे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर भी आप लोगों तक क्लास पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। सो कहीं न कहीं क्वेश्चन में थोड़ा-सा मिस्टेक यदि आपको होता है, तो वो क्या है, कहीं न कहीं जो है, हाँ, मैं क्वेश्चन को पूरा समझ नहीं पाता हूँ, तो वो हो सकता है दोस्तों। तो ये थोड़ा आपको मैनेज करना होगा, ठीक है? फिर वैसे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, और आपको पूरा फैक्ट और जो कंटेंट मिल रहा है उसको आप अच्छा से यदि यूज करते हो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इस चैनल से आप बहुत अच्छा से आप यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है उसका उपयोग कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है। ठीक है, सो आपको बताना है कि सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बाढ़ होगा। ठीक है, क्योंकि बाढ़ के माध्यम से सबसे ज्यादा जो आपदा जो होती है वो प्राकृतिक आपदा होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोजन द्वारा 1500 विश्वविद्यालय को स्थापित करने की सिफारिश का आशय क्या है। ठीक है, और खासकर विश्वविद्यालय से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, और खासकर जो जितने भी विश्वविद्यालय है उनकी स्थापना हो गया, या फिर उनसे करंट से रिलेटेड कोई पॉइंट ऐड हो रहे हैं, तो उनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिश का आशय क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी दे पा रहे होंगे दोस्तों, और वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के स्थान पर जो सरकारी संस्थानों को स्थापित करना, यही है दोस्तों 1500 विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश का आशय है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है। ये आपको बताना है दोस्तों कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 120 है दोस्तों, इसके अनुसार संसद की कार्यवाही का जो संचालन होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है कि किस में होता है, अंग्रेजी में होता है, हिंदी में होता है, या फिर हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होता है, या फिर संविधान के अष्टम परिशिष्ट में सम्मिलित सभी भाषाओं में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, और आप सभी को याद दिला दूं दोस्तों कि जो अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में जो कार्यवाही होती है ना, वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और संविधान से लगभग हर ईयर में हर जो पेपर हुआ था दोस्तों, वो चाहे जून की बात करें या फिर दिसंबर की बात करें, तो सब में कहीं ना कहीं संविधान से भी क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, और संविधान में भी खासकर अनुच्छेद से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अंतक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख यानी कि केंद्रित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और वो होगा दोस्तों समूह चर्चा। ठीक है, समूह चर्चा के माध्यम से ही
समूह चर्चा, ठीक है? यानी कि समूह चर्चा के माध्यम से ही अत्यधिक अंतःक्रिया और विद्यार्थियों के लिए उन्मुख केंद्रित माना जाता है, क्योंकि खासकर जो बच्चे जो होते हैं दोस्तों, उनको खेल-खेल के माध्यम से या फिर अन्य जो प्रतियोगिताएँ जो होती है या खेल हम कह सकते हैं, प्रतियोगिता नहीं, खेलों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो कहीं न कहीं बच्चों को समूह चर्चा के तौर पर बच्चों का जो ज्ञान का विकास जो है कहीं न कहीं हम जो है समूह चर्चा के माध्यम से करते हैं, जिससे कि एक व्यक्ति जो है अपने ज्ञान को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है और वह व्यक्ति तीसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है। तो कहीं न कहीं हम एक-दूसरे में क्या करते हैं, ज्ञान का प्रसार करते हैं समूह चर्चा के माध्यम से, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संसद गठित होती है। पुनः फिर से संविधान से क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको बताना है कि भारत की जो संसद गठित कहाँ होती है? अच्छा, आपको बता दूँ दोस्तों कि इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, जो कि आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको पूछा गया है कि भारत में उच्च शिक्षा में पंजीकरण पंजीकरण में शिक्षा की दोनों, अच्छा इससे पहले क्वेश्चन आया था कि संसद की जो भारत की संसद गठित होती है, ठीक है? तो कब गठित होती है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में, यानी कि तीनों तीनों संसदों में गठित होती है, ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? और ये अनुच्छेद है दोस्तों, इसके तहत किसके तहत होती है? 79, अनुच्छेद 79 के तहत, ठीक है? तो इसे भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला 59वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में उच्च शिक्षा, अब पुनः फिर से उच्च शिक्षा से आ चुका है दोस्तों, उच्च शिक्षा में पंजीकरण में शिक्षकों की दोनों प्रणालियों यानी कि औपचारिक प्रणाली और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान होता है। किसमें होता है, कितना होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि भारत में उच्च शिक्षा में पंजीकरण शिक्षा की दोनों प्रणालियों, जैसे कि औपचारिक प्रणाली और दूरस्थ प्रणाली का योगदान होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान कितना है इन दोनों में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। और आप सभी को बता दो दोस्तों कि औपचारिक तौर पर यदि हम देखें दोस्तों, तो 25% औपचारिक प्रणाली का यहाँ पर योगदान होता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि 2009 में जो दिसंबर में जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें लगभग 60 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है? पेपर फर्स्ट में, ठीक है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सॉरी लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, विश्वविद्यालय अनुदान योगदान के अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आए, ठीक है? सो आपके पास में एक अभिकथन दिया गया है, इसके बाद में कारण दिया गया, तो पहले आपको अभिकथन पढ़ना है, उसके अभिकथन के बाद में आपको कारण देखना है कि क्या अभिकथन का कारण समर्थन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब कारण आप देख पा रहे होंगे, कारण में इन्होंने कहा है कि विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप अच्छा से सोच के, समझ के आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अब यदि हम बात करें दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षक की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आए हैं, ठीक है? बनाने के लिए अस्तित्व में आए हैं। जी हाँ, पॉजिटिव के आधार पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसका कारण हम देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों की शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, ठीक है? यानी कि शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। जी हाँ, पॉजिटिव दोनों, यानी कि जो अभिकथन है दोस्तों, अभिकथन का समर्थन जो है कारण भी कर रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, और आर इनका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट किया दोस्तों, और इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो वहाँ से जाके एक बार आप डाउनलोड करके इनसे आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है? सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की क्लास में आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखा, और लास्ट में जो आपके आपका स्कोर आया दोस्तों, वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है, क्योंकि मुझे इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं आप लोगों तक
क्लास पहुँचा पा रहा हूँ, यानी कि मैं अभी फ़िलहाल में कंप्यूटर स्क्रीन नहीं देख सकता हूँ, फिर भी समय निकालता हूँ मेरे लिए। जो परेशानी आती है उसको कुछ समय के लिए मैं दूर करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों तक क्लास पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। सो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए मेहनत तो कर रहा हूँ। सो ये मेहनत आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। सो थैंक यू, नेक्स्ट वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, और ये पूरा पीडीएफ आप एक बार डाउनलोड करके अच्छा से देख लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।